हमारी एयरफोर्स तैयार थी शेख हसीना को बचाने के लिए, जाने के लिए बांग्लादेश में 3 तरफ से एंट्री करने का प्रोग्राम था। और जो ये आंदोलन हुआ, जो कहा कि हम ढक्का घेरेंगे, पीएम आवास चलेंगे, ये 6 अगस्त का था डिक्लेरेशन। इंडिया को ये क्लियर कट मैसेज देना चाहिए अपने नेबर्स में कि जो भारत के साथ संबंध अच्छा रखेगा तो एनी कॉस्ट भारत उसका साथ देगा। इतनी हिम्मत नहीं है बांग्लादेश फोर्स की या आर्मी की या बांग्लादेश की कि वो भारत पे इस बात पे हमला कर दे, कुछ कर दे। ये तो हिम्मत पाकिस्तान की भी नहीं है। भारतीय लोकतंत्र से बांग्लादेश के लोकतंत्र के हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। और बांग्लादेश में एक बड़ी खतरनाक स्थिति क्या है कि वहाँ सेना के अंदर भी तख्ता पलट हुए हैं। कश्मीर तो हमारा ही, इसको तो हम बात ही नहीं करेंगे, वो तो उसने गलत कब्जा कर रखा है। जब इंदिरा गांधी रशिया के साथ जाके समझौता करती है और रशिया के साथ 1971 में ट्रीटी करती है, वहाँ कौन सी गवर्नमेंट थी? सोशलिस्ट गवर्नमेंट। जो जमात इस्लामी हिंद के लीडर हैं, नेता हैं, वो राहुल गांधी से मिलते हैं। उसके बाद दिल्ली में प्रदर्शन होता है, किसको लेकर? गाजा को लेकर, अगेंस्ट ऑफ इजराइल। बांग्लादेश के अगेंस्ट क्यों नहीं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बांग्लादेश में इस वक्त किस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है, ये पूरी दुनिया देख रही है और इसका असर भारत पर किस तरीके से होगा, इसको लेकर भी चर्चा है। हालांकि बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं और जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो भारत के लिए भी चिंता का सबब है। विपक्ष के किसी एक नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, लेकिन दूसरी तरफ तमाम ऐसे बीजेपी के नेता हैं, फिर चाहे वो खुद नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, डंके की चोट पर तमाम बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के इन हालातों के पीछे जिम्मेदार कौन है? शेख हसीना का भविष्य क्या है? क्या कभी भविष्य में भारत में ऐसे हालात बन सकते हैं? बांग्लादेश के प्रति भारत सरकार को क्या करना चाहिए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ सवाल बनकर रह गए हैं, क्योंकि जवाब किसी के पास नहीं। शेख हसीना कह रही हैं डंकी की चोट पर कि मैं वापस अपने वतन लौटूंगी। वो इस पूरे प्रकरण में अमेरिका का हाथ बता रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सोचने वाली बात यह भी है कि 57 मुस्लिम देशों को छोड़कर शेख हसीना को अगर लगा कि सबसे सुरक्षित वो कहां पर रह सकती हैं, वो भारत है, तो ये भी बाकी दुनिया के लिए एक, ये कह लीजिए, उदाहरण है कि भारत कितना सुरक्षित है। और यहां पर रहकर जो लोग इनटॉलरेंस की बात करते हैं, उनके मुंह पर भी ये करारा तमाचा है। चलिए, ये तो एक बात हुई कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन मैंने आपसे बांग्लादेश को लेकर कर लिया। लेकिन आज हम लगभग समझ लीजिए 20 से 25 टॉपिक्स पर चर्चा करने जा रही हैं, जो पूरी तरीके से बांग्लादेश से जुड़े हुए होंगे। और यकीन मानिए, इस 1 से 1.5 घंटे के पॉडकास्ट के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति क्या है और आने वाले हालात कैसे होने वाले हैं। मेरे साथ स्टूडियो में एक बेहद खास शख्सियत मौजूद है, जिनका नाम है निपुण आलम बायन। सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सर का परिचय मैं आप लोगों से करा दूं। सर एजुकेशनिस्ट हैं, ऑथर हैं। ये जो किताब आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं, ये और इस समय 3 और किताब, या मुझे लगता है सर टोटल 4 किताबें हैं जो सर की तरफ से लिखी गई हैं। और सबसे बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और बारीकी से उस पर नजर रखते हैं। एक लंबा अनुभव है उनको, क्योंकि वो यूपीएससी के स्टूडेंट्स को कोचिंग देते हैं। तो ये सारी चीजें जो सर के साथ जुड़ी हुई है, और मुझे लगा कि बांग्लादेश पर अगर सबसे अच्छी समझ मुझे किसी की लगी तो सर की लगी, तो सोचा क्यों ना आपके सामने उनको पेश करूं और हम उनके साथ इस मुद्दे पर चर्चा करें। सर, बांग्लादेश में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, कोई भी अनजान नहीं है। मैं चाहूंगी निपुण जी की इस पर प्रतिक्रिया क्या है, कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, बेहद ही चिंताजनक है। और हम केवल अगर मानवता के आधार पर देखें तो भी चिंताजनक है। जिस प्रकार से वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के ऊपर जिस प्रकार के हमले हो रहे हैं, आप देखिए कि 64 ज़िले हैं कुल बांग्लादेश के अंदर, और 45 ज़िलों में इस प्रकार की घटना हो रही है। करीब 245 इंसिडेंट रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। तो ये आप समझ सकते हैं किस प्रकार से जितना हम लोग देख रहे हैं मीडिया पर, यह काफ़ी कम है, उससे ज़्यादा ही स्थिति वहाँ पर होगी। तो एक तो ये मानवता के आधार पर, और जाहिर सी बात है, हम भारत हमारा पड़ोसी है और हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, किसी देश से सबसे बड़ी सीमा जो है 4000 समथिंग जो सीमा है, 4000 किलोमीटर समथिंग जो सीमा है, वो बांग्लादेश से है। तो हमारे लिए वैसे भी चिंता का विषय है कि भारत में किस प्रकार से एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं, चाहे वो माइग्रेशन को लेकर बात हो या जिस प्रकार का ये वायलेंस हो रहा है और जिस प्रकार के वहाँ पर कट्टरपंथी जो रेडिकल ग्रुप्स काम कर रहे हैं, अगर वो एक्टिव होते हैं और आगे बढ़ते हैं तो भारत की सीमाओं में भी समस्या हो सकती है। और मैं इससे भी आगे बढ़ के इस चिंता को ये देखता हूँ कि अभी तक हमारे 2 फ्रंट थे, पाकिस्तान का और चीन का फ्रंट। अगर किसी भी तरीके से एक ऐसी सरकार आती है जो भारत के एकदम विरोधी सरकार,
जैसा लग भी रहा है अभी प्रेजेंट में जो दिख रहा है। हालांकि कई सारे घड़े हैं जो अलग अलग बातें बोल रहे हैं। हमारे एकदम एंटी रही है बीएनपी, वहाँ बांग्लादेश नेशनल पार्टी। लेकिन जमात इस्लामी एंटी ही नहीं है, वो हमारे अगेंस्ट आग उगलने वाली भी है। बीएनपी एंटी तो है, लेकिन ये नहीं कि आतंकवादी गतिविधियों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती थी। लेकिन जमात इस्लामी जो हमारे संगठन है, अगर वो पावर में आता है, क्योंकि बीएनपी का उसके साथ में एक लंबा क्या है गठजोड़ है। बीएनपी का पावर में आना, जमात इस्लामी का पावर में आना, ये भारत के अंदर, चाहे हम आसाम की बात करें उल्फा जैसे संगठन, हम पश्चिम बंगाल में बात करें, हम बिहार में बात करें बंग सेना जैसे संगठन, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। तो एक तो हमारा चीन और एक हमारा पाकिस्तान परंपरागत रूप से परिचित हमारे शत्रु हैं। तनाव रहता है, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चीन का बॉर्डर हो, और ये इतना बड़ा बॉर्डर, ये हमारी चिंता का विषय होगा। फिर दूसरा मैंने कहा कि जिस प्रकार से आपका जो मतलब इंसर्जेंसी जो अगर इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जितने हमारे ग्रुप्स हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बांग्लादेश बेस्ड जो आपके कट्टरपंथी हैं, यहाँ पर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो एक्टिव करते हैं किसको, हमारे वाले जो इंडिया में एक्टिव जो हमारे क्या हैं आपके जो समय थोड़ा सा कमज़ोर हुए हैं, उनको दोबारा से ये एक्टिव कर सकते हैं। और मैं इसको और लंबे अगर स्केल पे देखूँ तो मुझे लगता है कि जो हमारा चिकन नेक है, जिसको हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, उसके लिए भी एक चिंता का विषय, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि अगर आप इसको निर्मलता जी पूरे बड़े कैनवास पर चीज़ को देखें, तो म्यांमार में जुंटा गवर्नमेंट, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द इंडिया। हालांकि जुंटा गवर्नमेंट से हमारे बहुत ही ख़राब रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमारे आंग सांग सुकी से भी अच्छे रिलेशन थे, और प्रेजेंट जो जुंटा गवर्नमेंट है उससे संबंध खराब नहीं है। लेकिन जुंटा गवर्नमेंट है तो जुंटा गवर्नमेंट का होने का मतलब ये है कि वो वन पार्टी रूल स्टेट से ज़्यादा नज़दीक होगी आइडियोलॉजिकली। मैं बात कर रहा हूँ चाइना की। चाइना जैसे वन पार्टी रूल स्टेट है, तो वन पार्टी रूल स्टेट की है, जुंटा गवर्नमेंट की है, काफ़ी आइडियोलॉजी में समानता देखने को मिलती है। नाम मात्र की डेमोक्रेसी नहीं होती यहाँ पर, पूरे जो लोगों के अधिकार है वो नहीं होते, तो ज़्यादा सिमिलरिटी चीन से ज़्यादा उनकी मिलती है। फिर इधर हम नेपाल में बात करें, जो केपी शर्मा ओली जो हैं नेपाल में प्रेजेंट में जो पीएम हैं, उनका भी जो रवैया रहा है वो भारत के प्रति बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो ये पूरी बेल्ट है, यानी कि हम भूटान को भी छोड़ दें, हालांकि भूटान का प्रेजेंट में जो व्यू देखेंगे आप, वो बहुत ही ज़्यादा से पहले इंडिया और भूटान की दोस्ती के कसमें वादे कहे जाते थे। आज प्रेजेंट में उस तरह की स्थिति भूटान के साथ भी नहीं है। जब से वहाँ पे डेमोक्रेसी आई है, तो डेमोक्रेसी आने के बाद वहाँ जितनी बार भी इलेक्शन हुए हैं, हर बार अलग अलग पार्टी वहाँ पावर में आई है, और हर पार्टी अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर चल रही है। और देखने में ये लग रहा है कि हर पार्टी दूसरा नेपाल बनने को तैयार हो रही है। तो हमारा जो ये पूरा बॉर्डर है, ये तनाव का हो जाता है। और इसको थोड़ा और हम बड़े कैनवास पे जाएं, मालदीव की सरकार आप देखिए हाल के दिनों में, दैट इज़ नॉट द बेटर फॉर इंडिया। मौजूद साहब का स्टेटमेंट जानते ही हैं, उनके मंत्रियों का स्टेटमेंट जानते हैं, लक्षद्वीप को लेकर कैसी कंट्रोवर्सी हुई, इंडिया आउट कैंपेनिंग चलाया गया, हमारी फोर्स को निकाला गया। श्रीलंका के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं, पिछले दिनों वहाँ पे कितना तनाव रहा। श्रीलंका में भी एंटी इंडिया सेंटिमेंटल भी हैं, जब हम तमिलों को सपोर्ट कर मिलता है, जो वहाँ पर जाफना पेनिनसुला में जो तमिल रहते हैं उनको सपोर्ट मिलता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी एक एंटी रहता है थोड़ा सा। फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के हालात कभी भी फेवर रहे। 1947 में जो हमारे संबंध थे पाकिस्तान से, वही आज हैं। कुछ भी परिवर्तन आपको होता हुआ दिखाई, बांग्लादेश से तो परिवर्तन दिखाई दिया। जब भी हम देखें शेख हसीना रिजीम रहा, या मुजीब का जो दौर रहा, 3-4 साल का जो दौर मुजीब का रहा, फिर या 96 से लेके जो आपका शेख हसीना गवर्नमेंट रही 2001 तक, तब वो हमारा संबंध अच्छे रहे। लेकिन जब बीएनपी रही तो नहीं रहा। पर इधर पाकिस्तान से कभी नहीं रहा। अफ़गानिस्तान में जब से आपका तालिबान आया है, हालांकि जब तालिबान 96 में आया था, तो तब तो हमारे संबंध बहुत ख़राब थे, यहाँ तक कि वो तालिबान एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी था। इस बार नहीं है, लेकिन संबंध तो अच्छे नहीं है। अभी तक हमारी कोई फॉरेन विजिट हमारे फॉरेन मिनिस्टर की नहीं हुई है, उनके फॉरेन मिनिस्टर की नहीं हुई है। तालिबान को अगर हम देखें तो ऑफिशियली अगर किसी ने मीटिंग के लिए बुलाया तो चीन ने बुलाया, चीन में तालिबान विजिट करने के लिए गया। तो सराउंडेड अगर आप इसको बड़े कैनवास पे देखते हैं, तो इस समय भारत के लिए बांग्लादेश का किसी भी तरह से एंटी इंडिया चला जाना, ये इंडिया के सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए, नेबर फर्स्ट पॉलिसी के लिए भी, सभी के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है और एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हमारे लिए है।
बिल्कुल जिस तरीके से बॉर्डर की अगर आप साइड जिन जिन देशों की आप बात कर रहे थे, एक एक करके अगर देखेंगे तो ये लग रहा है कि इंटरनेशनल साजिश हो रही है भारत के खिलाफ। और जी अब सरकार को भी थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए, और सरकार है भी सचेत, उस दिशा में काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं बांग्लादेश के पर्टिकुलर एरिया की बात करूं तो यहाँ पर दो तीन, अभी तो दो पार्टियों का आपने जिक्र कर लिया, इन्हीं दोनों तीनों पार्टियों के इर्द गिर्द ही राजनीति रह गई है। इससे इतर कुछ, जैसे हमारे यहाँ पर तो कोई निर्दलीय आ गया, कुछ लड़ लिया चुनाव, या अब अगर मैं केजरीवाल का जिक्र करूं तो सोचिए अगर कुछ लगा कि सरकार के खिलाफ आना है तो एक गठबंधन आया, एक आंदोलन हुआ, उसके बाद लोग आपस में मिले, एक पार्टी फॉर्म हुई, गवर्नमेंट बन गई, लोगों ने एक मौका दिया। यहाँ पे दो तीन पार्टियों के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति घूमती रहती है, उससे आगे नहीं निकलती है। हाँ, नहीं देखिए, एक्चुअली पार्टियां हैं वहाँ पे, मल्टी पार्टी सिस्टम वहाँ पे है, बहुदलीय लोकतंत्र है। लेकिन तीन पार्टी ही वहाँ पे मेन फोर मतलब पावर में रही है या मेन कैनवास में रही है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र से बांग्लादेश के लोकतंत्र के हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। भारतीय लोकतंत्र बहुत अच्छे से फला फूला है, बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है। 1-2 साल का पीरियड हटा सकते हैं, जो इमरजेंसी का दौर था 75 वाला, उसको हटा दीजिए। नहीं तो हमारे लोकतंत्र में डेमोक्रेसी के सामने चैलेंजेस आए, लेकिन फिर भी हमारा लोकतंत्र बहुत अच्छे से उन सब से लड़ता हुआ निकला और बहुत अच्छे से मजबूती से खड़ा हुआ। बांग्लादेश का लोकतंत्र ऐसा नहीं है। मैं तो अगर कंपेयर करूँ कि मुझे बात कही जाए तो मैं कहूँगा पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है दोनों की। दोनों का ही अगर आप पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे, बांग्लादेश के अंदर भी पाकिस्तान जैसे कई बार कूप हुए हैं। अगर हम उसको गिनती करें तो मुझे लगता है बांग्लादेश में ज़्यादा कूप हुए हैं, तख्ता पलट हुए हैं इस पाकिस्तान से भी ज़्यादा। और बांग्लादेश में एक बड़ी खतरनाक स्थिति क्या है कि वहाँ सेना के अंदर भी तख्ता पलट हुए हैं। मतलब जैसे रहमान साहब वहाँ पावर में आए, यानी कि जब मुजीबुर रहमान की डेथ हो जाती है 15 अगस्त 1975 को, डेथ करने गलत तो एसिनेशन होता है, उनके पूरे परिवार के साथ उनकी हत्या कर दी जाती है। करीब 40 मेंबर उनके परिवार के, सिर्फ 2 बेटी उनकी बची थी, शेख हसीना और शेख रिहाना। ये दोनों विदेश यूरोप के टूर पर थी, फिर भारत ने इनको लाया और फिर उनको हमने सुरक्षा दी। उस समय प्रणब मुखर्जी को उनकी सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था, जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने। और बहुत अच्छे संबंध शेख हसीना के नेहरू गांधी परिवार से भी रहे हैं। और अभी हम देखें, जब प्रणब मुखर्जी की वाइफ की डेथ हुई थी तो शेख हसीना उनकी जो डेथ एनिवर्सरीज पे आई भी थी विजिट करने के लिए भारत। तो उस प्रकार के संबंध रहे हैं। तो वहाँ सेना के अंदर अब देखें, जो आपका शेख हसीना यानी मुजीबुर रहमान का जब एशिनेशन हो जाता है, वहाँ पर सेना आती है, सेना के अंदर भी उसके बाद 2 बार कूप होता है। यानी कि सेना के अंदर भी हम देखें तो 2-3 घड़े हैं। अभी जो शेख मुजीबुर रहमान के बाद जो शेख हसीना का जो पूरा रिजिम था, इस रिज्यूम में भी आप देखेंगे कि शेख हसीना को जो वहाँ से निकली तो वहाँ भी सेना के 2 गुट थे। एक तो थे कि शेख हसीना को निकालो, यहाँ से बाहर जाना चाहिए। एक गुट था जो शेख हसीना के साथ में था। तो वहाँ सेना के अंदर भी पार्ट्स हैं, यानी कि सेना पूरा एकदम से कंट्रोल करने वाली स्थिति में है कि सेना में एक जैसे परवेज मुशर्रफ ने कह दिया, अयूब खान ने कह दिया, जियाउल हक ने कह दिया, जो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि वो मान्य होगा, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ अंदर भी कूप होता है, सेना के अंदर भी। तो बांग्लादेश की स्थिति ज़्यादा टेंस वाली स्थिति है। पर मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि देखिए, अगर हम शेख हसीना के रिजिम को देखें तो शेख हसीना ने सेकुलर इसको लेके चला, जो कॉन्सेप्ट लेके चले थे मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान का मेन प्रिंसिपल ऐसे 4 थे, लेकिन मैं हमेशा 2 प्रिंसिपल को मानता हूँ जो किसी भी राष्ट्र की बिल्डिंग के निर्माण में आवश्यक होते हैं। उनके जो रिजिम के मेन जो थे, एक तो सेकुलर और दूसरा आपका सोशलिस्ट, वो 2 नेचर को लेकर चले थे। वैसा ही कुछ नेचर शेख हसीना भी लेकर चली थी। और शेख हसीना ने एक अच्छा खासा सेकुलर एक फैब्रिक भी बनाया था। और मैं हमेशा बोलता हूँ इस बात को कि अगर आप बांग्लादेश को देखेंगे, आप कभी चाहे शेख हसीना को देखें, चाहे आप खालिदा जिया को देखें, आप दोनों को ध्यान से देखें, तो आप उनको देखने के बाद अगर उनका नाम ना पता और किसी अनजान व्यक्ति को बताएंगे कौन है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये कोई मुस्लिम महिला है और कोई बांग्लादेशी या पाकिस्तानी है। मुझे उनके अंदर, शेख हसीना के अंदर, मुझे अपनी नानी की तस्वीर, मेरी नानी भी कुछ ऐसी लुक था उनका, वही साड़ी पहनना, सिर पे पल्लू रखना। अब इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वेस्ट, यानी कि इंडिया से वेस्ट की ओर जो इस्लाम है, जो वेस्ट एशिया का समेत पाकिस्तान, उसका एकदम फैब्रिक अलग है। जब आप इधर आएंगे बंगाल का, तो बंगाल का फैब्रिक बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंडियन पुट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। इंडियन नेशनल जो इंडियन कल्चर है उसका पुट देखने को मिलेगा। वहाँ दुर्गा पूजा जो है, तमाम तरह की जो हमारे बंगाल की कल्चर है। देखिए, अगर हम बहुत पहले जाएं, 1905 में जाएं, तो ये कि बंगाल था, लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत बंगाल के 2 पार्ट कर दिए थे, वेस्ट और आपका ईस्ट। यही ईस्ट तो फिर आपका ईस्ट पाकिस्तान बना, और जो आज बांग्लादेश है यही पाकिस्तान आपका बना।
और इंटरेस्टिंग बात नम्रता यहाँ पे क्या है कि जब ये वेस्ट पाकिस्तान से आपका ईस्ट पाकिस्तान बना, तो ईस्ट पाकिस्तान की अगर हम कल्चर देखें तो इंडिया से ज़्यादा मैच करती है, हर तरीके से आप देखें इंडिया से ज़्यादा मैच करती है। और वेस्ट पाकिस्तान को इस बात को लेकर हमेशा टेंशन भी रही है। जब उस हम बात करें 1971 से पहले की बात करें, तो ईस्ट पाकिस्तान का जो सोशल फैब्रिक है वो इंडिया से ज़्यादा मैच करता है, इंडिया के एज ए कल्चर। लेकिन जब से वहाँ पर एक जमात संगठन, मैं मेनली नाम लूँगा बीएनपी का भी है, लेकिन जमात जो है, जमात इस्लामी, एक्चुअली जमात इस्लामी भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 1941 में आपका पहला बना था। थोड़ा सा मुझे इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में देखते हैं तो ज़्यादा तस्वीर क्लियर होती है। मैं हमेशा ये सिद्धांत मेरा रहता है कि वर्तमान की समीक्षा बेटर तरीके से तभी कर पाएंगे जब उसका पास्ट जानेंगे। पास्ट के बगैर वर्तमान को नहीं आप समझ पाएंगे। एक बात हमेशा की जाती है कि देखिए, राष्ट्र के निर्माण का आधार जो होगा वो उसके हमेशा उसके राष्ट्र के चरित्र को तय करेगा। पाकिस्तान का निर्माण हुआ डायरेक्ट एक्शन से। कैसे नहीं मिलेगा हिंदुस्तान, लड़के लिया जाएगा पाकिस्तान। जो मुस्लिम लीग की डायरेक्ट एक्शन की जो घोषणा थी, उसने क्या किया, पाकिस्तान का निर्माण किया। और वही बात आप कहाँ पर देखेंगे, वही बात आप देखेंगे आज बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश ने भी जो अपना निर्माण किया 1971 के मुक्ति वाहिनी प्रोग्राम के द्वारा, इनकी हिंसा के द्वारा किया। और वेस्ट पाकिस्तान के साथ जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था, तब ये भी वॉयलेंट के दम पर हुआ था। कलकत्ता में कितने दंगे हुए थे, गांधी जी वहाँ पर पहुँचे थे, गांधी जी की जनाबा फिर हिंसा कोलकाता में रुकी थी, लेकिन दंगे तो वहाँ भी बहुत भयंकर वाले दंगे थे। और बात क्या है कि जो हम आज पर्टेन पाकिस्तान देखते हैं, या मैं 71 से पहले की बातें कर रहा हूँ, तो रियलिटी में जो आज वर्तमान पाकिस्तान है, यहाँ पर बंटवारे की मांग नहीं थी। बंटवारे की मांग मुख्य रूप से कहाँ पर थी, बंगाल में, बिहार में और उत्तर प्रदेश, जो आज हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, उसको कहा जाता है संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत बिहार और यहाँ पर आपका बंगाल, यहाँ के मुस्लिम ज़्यादा चाहते थे, पार्टीशन की बात करते थे, जबकि पंजाब सिंध ये नहीं चाहते थे कि हमारा बंटवारा हो, क्योंकि ये ऑलरेडी सेटल थे। इन्होंने अपने इस प्रकार की सरकारें बनाई हुई थी, हिंदू मुस्लिम साथ में बैठ कर रहना सीख गए थे। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान का जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप था, खासतौर से यूपी और बिहार का, जैसे आगा खान जो थे वो बंगाल के थे, मोहम्मद अली जिन्ना हम बात करें तो मुंबई के थे, लेकिन उनका लिंक पूरा इधर पूरी बेल्ट से था। हम देखें तो और भी, जैसे हम लोग मुस्लिम लीग के नेताओं को देखें तो मेस्टली उनका जो बेस था वो था यूपी बिहार। और कमाल की बात, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान कौन सा बना, आपका पंजाब और सिंध वाला अलग हो गया बना, ये वाला नहीं बना। यहाँ से मुस्लिम का पलायन होना था, वो रोका गया, उधर से हिंदू पलायन वो रोका गया, और फिर वो चीज़ें बदलती चली गई कि हम माइनॉरिटीज़ को संरक्षण देंगे। पाकिस्तान के जो निर्माण के समय एक जमात इस्लामी संगठन, देखिए पाकिस्तान निर्माण में दो बातें देखिएगा। एक है देवबंदी, नाम सुना होगा आपने, उत्तर प्रदेश में है, बरेलवी है, बहावी है, और जमात इस्लामी है। ये मोटे मोटे 4-5 संगठन ऐसे थे जो कहते थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। जबकि इधर सादुल्ला करके हुआ था, तो जो आपके 1857 के विद्रोह के बाद ही पाकिस्तान के निर्माण का आधार, जब कहते हैं ना कि आगा खान ने बीज रखा, मैं कहता हूँ सादुल्ला का आप स्टेटमेंट अगर देखें तो सादुल्ला का कहना यह था 1857 के बाद कि अगर इस्लाम को दक्षिण एशिया में जिंदा रखना है तो आपको दो चीज़ें रख लेके चलनी पड़ेगी। या तो इस्लाम के हाथ में रूल हो, यानी कि आप शासन हो, सत्ता हो, कोई इस्लामिक लीडर हो, चाहे कोई भी हो, या फिर शासन का, प्रशासन का इस्लाम को संरक्षण मिले। इस दो आधार पर होगा। और ये वर्तमान जो आज ब्रिटिश गवर्नमेंट का चल रहा है, या फ्यूचर जो भारत का है, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरत है सत्ता हमारे पास में हो। तो यहाँ से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के निर्माण के जो बीज थे वो दिखाई देने लगते हैं। फिर उसके बाद जिन्ना है, आगा खां है, वो इकबाल साहब हैं, इन सब ने इस बात को आगे बढ़ाया और जिन्ना ना कर अलग कराया। लेकिन जो ये देवबंदी, बहावी, बरेलवी या आपका जमात इस्लामी जो संगठन था, ये सब अगेंस्ट थे। इनका कहना ये था कि ये धरती जो हिंदुस्तान की है, भारत की है, ये मुस्लिमों की है, और हमको इसको दोबारा से क्या करना है, लेना है, जब सन दारुल हब बनाना है, यानी कि जो इस्लाम की धरती थी हमको दोबारा इसको हासिल करना है। हमारा यहाँ पर रूल था, ब्रिटिश आए, उन्होंने हमसे शासन छीना, और ये जो जिन्ना बात कर रहा है बंटवारे की, ये तो क्या कर रहा है, हमारे देश को बांट रहा है। हमें तो पूरा हिंदुस्तान ही चाहिए, पूरा हिंदुस्तान इस्लामिक शासन चाहिए। इन लोगों ने जिन्ना के ऊपर हमले तक कराए थे, फतवे तक जारी किए थे जिन्ना के ऊपर। और जब पाकिस्तान बन गया तो यही सारे पहुंच गए पाकिस्तान का संविधान निर्माण करने भी। और उन्होंने उस समय क्या किया कि जो ये पूर्वी पाकिस्तान था, इसके साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ हुई। उन नाइंसाफ़ियों में चाहे वो आर्थिक रूप से आप देखिए उस समय एक जूट की खेती हुआ करती, जूट खेती आज भी होती है,
लेकिन उस समय जूट का बहुत ज़्यादा डिमांड था पूरे वर्ल्ड के अंदर, पैकिंग में पूरा यूज़ होता तो प्लास्टिक के बोरे भी यूज़ हो जाते हैं सब चीज़ों में, लेकिन उस समय जूट की सबसे ज़्यादा डिमांड होती थी। और जूट का जो सबसे बेटर क्लाइमेट बैठता है डेवलपमेंट करने का, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, वो आपका गंगा का डेल्टा यानी कि जो आपका बे ऑफ बंगाल है वो आपको पड़ता है। तो उसका खूब प्रोडक्शन होता था। उस प्रोडक्शन का सारा पैसा बंगाल में खर्च ना होकर, पूर्वी पाकिस्तान में खर्च ना होकर, इस्लामाबाद को डेवलप करने में खर्च किया। इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में क्या था कि एक बगावत थी कि भाई ये हमारा पैसा हमें नहीं मिल रहा है, इस्लामाबाद डेवलप कर रहे हैं। फिर लैंग्वेज को लेकर यहाँ बड़ा इश्यूज था। और आप देखिए जमात इस्लामी जैसे संगठन जो थे, और भी 2-3 संगठन थे, लेकिन खासतौर से जमात इस्लामी जैसे संगठन जो थे, उन्हें जाति और भाषा से कोई मतलब नहीं था। वो इस्लाम का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। जब पाकिस्तान बन गया तो चाहते पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान एक रहे हैं। मैं आज वर्तमान में आ रहा हूँ पास्ट को लेकर, थोड़ा सा ऐसे समझ में आएगा क्लियर। तो जो पूर्वी पाकिस्तान में और इस पश्चिमी पाकिस्तान दोनों को मिला के लेके चलना चाहता है जमात। जब लैंग्वेज डिक्लेयर की गई, पाकिस्तान ने कहा कि हम अपनी उर्दू लैंग्वेज डिक्लेयर करेंगे, उर्दू लैंग्वेज। अब इसमें दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें। चाहे आप आज भी आप पाकिस्तान में जाएं, वहाँ आज भी उर्दू लैंग्वेज बोलने वाले मात्र 6% लोग हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान गवर्नमेंट। पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, सिंध में सिंधी बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनी बोलते हैं, बलूचिस्तान में बलूची बोलते हैं। कश्मीर तो हमारा ही, इसको तो हम बात ही नहीं करेंगे, वो तो उसने गलत कब्जा कर रखा है। इधर आप बंगाल में आइए, जो उसमें पूर्वी पाकिस्तान था, सब बंगाली बोलते हैं। और पाकिस्तान की मूर्खता कैसी कि पूरे देश की लैंग्वेज डिक्लेयर किया क्या उर्दू, जो 6% पॉपुलेशन बोलती थी। भारत की समझदारी देखिए, यहाँ देखिए समझने वाली बात है कि किस देश को कैसे बनाया जा रहा है। हमने 22 लैंग्वेज को अपने संविधान में जगह दी है, 22 लैंग्वेज को, और कोई भी नेशनल लैंग्वेज उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि ये नेशनल लैंग्वेज होगी। सब 22 भाषाओं को हमने सम्मान दिया, हिंदी इंग्लिश के अलावा क्षेत्रीय भाषा को हमने सम्मान दिया है। और 22 संविधान में 8वीं अनुसूची में हमारे यहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो जब उर्दू का डिक्लेरेशन किया तो उर्दू से बंगाल में बड़ा रिएक्शन आया। रीज़न क्या था? एक्चुअली आप देखिए, जो भारत में पुनर्जागरण हुआ, जिसको रेनेसां बोलते हैं, उसका जो शुरुआत हुई वो बंगाल से ही आपकी हुई थी। आप देखिए शुरुआत में जैसे हमारी कांग्रेस बनी 1885 में, तो सारे आपको नेता जो मिलेंगे वो मोस्टली आपके क्या थे, कांग्रेस में जितने नेता सब बंगाली मोस्टली थे। तभी तो हम देखें तो आगा खान ने ये तक भी कहा था कि ये बंगाली हिंदुओं की सभा है, ये कोई भारत की सभा नहीं, बंगाली हिंदुओं की सभा है। आप सुभाष चंद्र बोस का नाम लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लीजिए, मतलब बंकिम चट्टोपाध्याय, मतलब बहुत सारे नाम आपको ऐसे मिलेंगे शुरुआत के, जितने आपको नेशनल मिलेंगे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये सब नाम आपको क्या मिलेंगे, सब बंगाल के थे। बंगाल के। तो भारत में जो पुनर्जागरण आया, बुद्धि जो आई, कहते हैं दिमाग जो है, वो बंगाल से आया। तो बंगाल का एक हमारी लैंग्वेज, हमारा लिटरेचर, लैंग्वेज के लैंग्वेज नहीं होता, लैंग्वेज का लिटरेचर जुड़ा होता है, भाषा जुड़ी होती है, उसका साहित्य जुड़ा होता है, उसका इतिहास जुड़ा होता है। उन्होंने इसका रिवोल्ट किया और आखिरकार ये हुआ कि पाकिस्तान का में एक बड़ा समस्या और भी है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ जातीय तनाव भी है। जातीय तनाव, निर्जातीय तनाव। देखिए जातीय तनाव तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हिंदू के अंदर जो अलग अलग हायरार्की हो जाता है, भाई हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, ये तो जाति हो गया। एक निर्जातीय तनाव होता है जो रेसिज्म, इसको हम लोग ज़्यादा अच्छा इंग्लिश में रेसिज्म। पाकिस्तान में हमेशा चाहा कि हम पंजाबी डोमिनेट करें। आज भी आप देखें तो पाकिस्तान में, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो, पाकिस्तान की पुलिस हो, उसमें पंजाबी जो कम्युनिटी है उसका डोमिनेंस है। पूर्वी पाकिस्तान को ये मानते नहीं थे कि असली पाकिस्तानी है, लेकिन रूल करना है, क्योंकि इनके पास में क्या है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, एग्रीकल्चर का रिसोर्सेज, वहाँ संसाधन ज़्यादा मिल रहे हैं, इनको रूल करना था इनके ऊपर, बंगालियों के ऊपर। अब मैं मुजीबुर रहमान से, फिर जो आज मुजीबुर रहमान की मूर्ति वहाँ पे गिराई जा रही है, मैं उससे शुरू हो गई बातें आपको बता रहा हूँ कि बंगाली जो आज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता हम कर क्या रहे हैं। तो बंगाली, जिन्होंने पंजाबी, हमारा डोमिनेंस रहना चाहिए। अब था क्या कि अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या ज़्यादा थी इन द कंपेरिजन पश्चिमी पाकिस्तान। पॉपुलेशन करीब 55% अब से ज़्यादा आबादी पूर्वी पाकिस्तान में रहती थी। और अगर हम पाकिस्तान की असेंबली की बात करें तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीटें किसको ज़्यादा मिलनी थी, पूर्वी पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान का जब संविधान बनाया गया तो दोनों को एक एक यूनिट मान लिया गया कि ये पूर्वी पाकिस्तान एक यूनिट और एक यूनिट आपकी क्या होगी, पश्चिमी पाकिस्तान। दोनों को आधी आधी सीटें मिलेंगी। इन सारे मुद्दों को लेकर, चाहे वो लैंग्वेज का मुद्दा हो, चाहे वो जातीय तनाव को लेकर हम बात करें, चाहे सीटों के बंटवारों को लेकर चलें, मुजीबुर रहमान ने पहल की और कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। और मुजीबुर रहमान ने आखिरकार समझौता कराया। समझौता कराने के बाद कि हमें जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीटें चाहिए,
और जब जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीटें चाहिए तो 300 सीटों में से 160 समथिंग सीटें मिली पूर्वी पाकिस्तान को, बाकी 140 के आसपास मिली, 138 शायद मुझे मिली पश्चिमी पाकिस्तान को। 1970 में पहली बार चुनाव हुआ पाकिस्तान का, और पहली बार चुनाव होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटें जीती, जो करीब 162 के करीब सीटें थी, सारी सीटें जीती। ये तय हो गया कि मुजीबुर रहमान पीएम बनेंगे, दावा ठोका, उन्होंने दावा पेश किया। लेकिन उनको पंजाबी जो डोमिनेंस था, याह्या खान उस समय थे कि हमको पावर नहीं देनी, ये बंगाली कैसे पावर में आ सकते हैं। मुजीबुर रहमान का हाउस अरेस्ट कराया गया, फिर मुक्ति वाहिनी बनी, भारत का इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, फिर आपको उनको आज़ादी मिली, किसको, पाकिस्तान को। पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ादी मिली, मुजीबुर रहमान के प्रयास, भारत के प्रयास, और मुक्ति वाहिनी ने जमकर वहाँ पर फाइट की। अब आप आज प्रेजेंट में आइए। जो मुजीबुर रहमान की एक लेजेंड हिस्ट्री की बात हो रही है कि उनकी भाई एक बड़ी विद्वत्ता, यानी कि बड़ी वो थी वहाँ पर, कहते ना कि एक बड़ी पकड़ थी, बड़ी उनकी पहचान थी, बड़ी एक आइडेंटिटी थी, फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है ना, एक लेजेंड हिस्ट्री उनकी थी। लेकिन मैं मानता हूँ कि 75 से पहले ही उनकी सब खत्म हो चुकी थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। बांग्लादेश के निर्माण होने के बाद जब आपके पाकिस्तान के भुट्टो विजिट करने के लिए बांग्लादेश, क्योंकि 72 में मान्यता भारत ने दी, बाद में सऊदी ने मान्यता दी, और सऊदी के दबाव में पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को एज ए नेशन मान्यता दी 1974 में। 74 से पहले तो उसने मान्यता नहीं दी थी। और फिर यहाँ पर आपके कौन आए, भुट्टो जब आए, तो भुट्टो के समर्थन में जनता ने वहाँ नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो बांग्लादेश के अंदर मुजीबुर रहमान को उस समय फील हो जाना चाहिए था कि भाई मेरे अगेंस्ट यहाँ पे माहौल है। अब शेख मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट माहौल क्यों बना? रीज़न ये था कि जब शेख मुजीबुर रहमान ने कहा, जब वो प्रेम बन गए कि हम कैसा देश बनाएं, एक सेकुलर या एक इस्लामिक, तो मात्र 25% लोगों ने सेकुलर का समर्थन लिया था। 75% ने कहा था कि इसको इस्लामिक नेशन हम बनाइए। अब देश तो बन गया, लेकिन सोसाइटी उसी इस्लामिक टेम्परामेंटर में बैठी हुई है, जो आज ये बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी से हमले अब होने से, मैं कहता हूँ वो टेम्पर ही उनका पहले से ऐसा है बांग्लादेशियों का। तो मतलब ये तो फिर आप ये वाली बात समझिए कि मौका मिल गया, मौका मिल गया। और कोई एक बार थोड़ी ना हुआ ऐसा। इस प्रकार के अटैक्स जो है माइनॉरिटीज़ पर, आप एक मोटा सा चीज़ और देखिए, किसी देश में जब 1951 की हम बात करें तो 22% वहाँ पर आबादी, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान दोनों मिलाकर हिंदू आबादी 22%। आज पाकिस्तान की स्थिति कैसी है? वहाँ पर 2% है। हालांकि हम माने कि पूर्वी पाकिस्तान में ज़्यादा जनसंख्या थी, करीब हम देखें तो 20% के आसपास 2% थी पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू आबादी, और 20% के आसपास आपका पूर्वी पाकिस्तान में। तो पूर्वी पाकिस्तान में अगर हम 20% आबादी को देखते हैं, और अकॉर्डिंग टू बांग्लादेश का जो सेंसर लास्ट हमारे पास में है, उसके अकॉर्डिंग मात्र 8% आबादी वहाँ पर है। तो 20% से अगर 8% आबादी रह जाती है, मीन डेट 12% आबादी कम हुई, वास्तु हुई नहीं है। वो कई तरह के स्टेटमेंट, कई तरह की सरकार की नीतियाँ ऐसी रही। अब देखिए, जब मुजीबुर रहमान तो लेके चले सेकुलर को, 88 में इन्होंने अपने आप को इस्लामिक नेशन डिक्लेयर कर दिया कि हम इस्लामिक नेशन होंगे। शेख हसीना दोबारा से फिर सेकुलर स्टेट की ओर बढ़ रही थी कि हम सेकुलर स्टेट लेके चलेंगे, वो सेकुलर स्टेट बना भी रही थी, वो सब एक्टिविटी भी कर। 2010 में शेख हसीना के दबाव में कह लीजिए, प्रभाव में कह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो बांग्लादेश का नेचर है वो सेकुलर स्टेट वाला नेचर है, ना कि इस्लामिक नेशन है। उससे पहले हम देखें तो बहुत सारी ऐसी नीतियाँ रही, जो चाहे मुजीबुर रहमान के समय की हम बात करें, मुजीबुर रहमान के बाद तो मेनली जो रहमान आए, जो जिन्होंने बीएनपी पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया, उन्हीं की वाइफ है खालिदा जिया, प्रेजेंट में जो बीएनपी के लीडर हैं। उन्होंने जिस प्रकार की पॉलिसीज़ की, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर कि अगर आपको कोई भी माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी खरीदनी है, इस तरह के नॉर्म्स बने, तो आपको पहले क्या करना होगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इसमें हालांकि उनका कहना ये था कि भाई गवर्नमेंट जो है इसलिए ऐसा अधिकार दे दी है ताकि माइनॉरिटी से कोई ज़बरदस्ती ना कोई प्रश्न करे। लेकिन होता क्या है कि सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो जो माइनॉरिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को खरीदने वाला कोई नहीं मिला। जो प्रॉपर्टी कल तक 1 करोड़ की थी, वो आज 10 लाख की भी नहीं बिक रही वहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि लंबा उसमें क्या हो गया है, प्रोसेस लंबा हो गया ना, प्रोसेस लंबा हो गया, चाहिए इजी काम, और ये काम चाहिए प्रॉपर्टी में। तो उससे माइनॉर, तो ऐसी बहुत सारी नीति ऐसी थी जिन्होंने क्या किया कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की स्थिति ऐसी बना दी कि वहाँ से लगातार पलायन हो रहा था भारत की ओर। और फिर बाद हमने CLO भी बनाया। अब ये सिंपल सी बात है, तो डाटा की बात है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। कहाँ 22% आबादी और कहाँ आपकी 8% आबादी। भारत में जो ये बात उठती है, मैं हालांकि आपने बात को बोल भी दिया,
भारत में आप देखिए कि मुस्लिम आबादी कितनी थी, माइनॉरिटीज की आबादी कितनी थी, और वो कितनी बड़ी है, बिल्कुल। कितनी बड़ी है। अब कहने की बात है कि देखिए अगर कोई छोटी मोटी इंसिडेंट, मैं मानता हूँ कि कोई भी एक भी व्यक्ति मरे तो वो घटना है, उस पर दुख होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, किसी भी कम्युनिटी का हो। लेकिन अगर कोई तनाव गांव में हो गया, किसी बात पे हो गया, कुछ लोग आपस में मारे गए, क्या इस प्रकार के दंगे हो रहे हैं? मैंने आपको क्या बताया कि 64 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल बांग्लादेश में, बिल्कुल। और 45 डिस्ट्रिक्ट में दंगे हो रहे हैं, और 250 के करीब दंगे रिकॉर्ड हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। तो इस प्रकार का कभी आपने भारत में देखा? भारत में कभी हो गया, ठीक है, कभी किसी को दंगा हो गया, बवाल हो गया, और ऐसा तो होता है, जातिगत आधार पे भी हो जाता है, धर्माधार पे भी हो जाता है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दंगा तो गलत ही है। पर इस प्रकार से घृणा का एनवायरमेंट के पूरे देश में घृणा हो, भारत में इस प्रकार की घृणा तो देखने को नहीं मिलती है। हम हिंदू मुस्लिम से साथ मिलकर काम करते हैं। ये बात यहाँ भी एक बात आती है, जो कह रहे हैं बांग्लादेश जैसा माहौल भारत में हो जाएगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो बकायदा एक ट्रेंड चल रहा है। मतलब मान लीजिए आप मोदी विरोधी हैं, मैंने समझ लिया कोई मोदी विरोधी है, लेकिन ये कहना कि शेख हसीना वाला हाल हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। हाँ, अब देखिए ये जो है ना एक नैरेटिव, मैं इस पे भी कल मैं एक चैनल में बैठा हुआ था, तो बड़ा चैनल से बात उन्होंने मुझे पूछी, तो मैंने उन्हें कहा कि सर ये बताइए, जो कह रहे हैं कि ऐसा हाल हो जाएगा, आपको क्या लगता है, इससे विपक्ष को क्या फ़ायदा? वो कुछ सोच के तो बोल रहे में फ़ायदा है। एक्चुअली पॉलिटिक्स पूरी चलती है नैरेटिव बेस पर, यानी कि पब्लिक में किस प्रकार का प्रकर्षण बना रहे हैं, किस प्रकार का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। विपक्ष की पूरी कोशिश ये है कि वो मोदी जी को, यानी पीएम मोदी को एक तानाशाह के रूप में, डिक्टेटरशिप रूप में पेश करें। मोदी सरकार के संबंध शेख हसीना से भी अच्छे थे, और कमाल की बात तो मुझे ये होती है कि शेख हसीना के संबंध, ठीक है, मोदी के टाइम में तो अच्छे थे, मनमोहन जी के टाइम में कहाँ खराब थे? सही बात है। और खुद इंदिरा गांधी जी के टाइम में आप देखिए कि मुजीबुर रहमान तो एकदम बहन की तरह इंदिरा गांधी को बोलते थे, और शेख हसीना को बचाने वाला कौन है? कांग्रेस पार्टी बचाने वाली है। उनके साथ भी अच्छे संबंध है शेख हसीना की। जब भी शेख हसीना भारत आई तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मिलकर ना गई हो। मिलकर गांधी परिवार से मिलके ना गई हो। सोनिया जी से मिलके गई, राहुल जी से मिलके गई, प्रियंका को, मतलब बच्चों के तरह इन दोनों को मानती है। तो मुझे बड़ा शेख हसीना आश्चर्य। तो बहाना है ना, असली निशाना तो हाँ, अब शेख मोदी जी हसीना है। को भी कहते हैं कि वो डिक्टेटरशिप है। अब मैं ये कहता हूँ, चलिए एक बार को मान लेते हैं, उन्होंने बीएनपी को और जमात इस्लामी को कंट्रोल किया। मैं मानता हूँ कंट्रोल किया, ये फैक्ट है कि उन्होंने बीएनपी की जो लीडर उनको जेल में डलवाया भ्रष्टाचार के एलिगेशन के बाद। साथ ही जमात इस्लामी के मोतियुर रहमान करके लीडर थे, उनको 2018 में फांसी भी दिलवाई उन्होंने, अच्छा। या तो सेंटेंस भी दिलाया, लेकिन उनको 2016 में फांसी दी थी, पर वहाँ पे बड़ा हंगामा हुआ। उसके बाद भी शेख हसीना मानी नहीं, उनको फांसी भी दिलाई, जमात इस्लामी की हेड को। किसको कंट्रोल किया? विपक्ष को कंट्रोल किया। एक नज़रिए तो ये विपक्ष को कंट्रोल किया, एक नज़रिए ये भी है कि जो रेडिकल्स वहाँ पर हैं, करेक्ट। जो कट्टरपंथी हैं, उनको कंट्रोल किया। आप छोड़ दीजिए बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को, एज ए नेशन मुझे क्या सोचना चाहिए? मुझे ये सोचना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट है जो मेरे फेवरेबल है, मुझे उसका सपोर्ट करना चाहिए, या मुझे उस देश में ये देखना चाहिए उसके हम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब इंदिरा गांधी रशिया के साथ जाके समझौता करती है, और रशिया के साथ 1971 में ट्रीटी करती है, वहाँ कौन सी गवर्नमेंट थी? सोशलिस्ट गवर्नमेंट। सोशलिस्ट गवर्नमेंट कैसी? जैसे आज चाइना की गवर्नमेंट है। हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर हम आइडियोलॉजिकल बेस पे बात करें तो हमको ज़्यादा नज़दीक कौन लगता है? अमेरिका। हमें अमेरिका के नाटो में शामिल हो जाना चाहिए था। तो क्यों वर्सा पैक्ट? हालांकि वर्सा पैक्ट हम शामिल नहीं हुए, हमने रशिया संधि की। तो हमने देखा हमारा फैब्रिक किससे मिलता है, हमारी दोस्ती किससे, हमको सपोर्ट कौन करता है? रशिया सपोर्ट करता है, संधि कर ली हमने। तब तो ये बात नहीं देखी कि वहाँ की रशिया की पॉलिटिक्स है क्या नहीं है। आज पुतिन साहब कुछ भी कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि पुतिन भी डिक्टेटरशिप है, मोदी भी डिक्टेटरशिप है। हाँ। लेकिन मोदी कब आ रहे हैं? 2014 में। पुतिन कब आ रहे हैं? 2000 में। तो 2000 से लेकर 2014 तक कौन थी? कांग्रेस पार्टी 2004 में आ गई। तो क्या रशिया से संबंध खराब थे? नहीं, शानदार संबंध थे, बहुत शानदार संबंध थे। ऐसे शेख हसीना के साथ 96 में गंगा वाटर ट्रीटी किसने की? शेख हसीना के साथ में कांग्रेस पार्टी ने की। 2011 में जो लैंड एग्रीमेंट का जो नींव रखी, जिसको मोदी जी ने 2015 में पूरा किया, वो तो 2011 में मनमोहन सरकार ने शुरुआत की थी उसकी। तो कहने की बात अलग है, वो सिर्फ एक सिंबॉलिक दिखाना चाहते हैं कि शेख हसीना भी डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटर थी, तो जो और हाल मोदी भी उनका हुआ है वही वो यहाँ पर इनका हुआ। अभी जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, जैसे सेबी पर आरोप लगाए हैं, उनकी चेयरपर्सन पर आरोप लगाए हैं। फिर राहुल गांधी का एक बयान देखा वो आपने, जो उनका वीडियो आया जिसमें वो कह रहे हैं कि रिस्क हो सकता है, आप मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। अभी मैं एक आर्थिक मामलों के जानकार है उनसे बात कर रही थी, सचिन पचौरी जी से। उन्होंने सीधा कह दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कुछ असर नहीं होना, शॉर्ट टाइम असर होगा। मुझे लगता है ये पूरा पॉलिटिसाइज करने के लिए ही दोनों मुद्दों को
कोलैबोरेट किया जा रहा है शायद। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि भारत को इस पर क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया भारत की होनी चाहिए? हालांकि मौजूदा सरकार ने अपना रुख दिखा दिया है, लेकिन फिर भी चिंता थोड़ी और ज्यादा नहीं होनी चाहिए? नहीं, चिंता देखिए, चिंता क्या कर निश्चित। सकते हैं हम उन हिंदुओं के लिए? अब अगर मैं देखूं मैं तो बहुत ही, अगर मैं बहुत अग्रेसिव होकर इस बात को सोचूं, आप देखिए कि जो हिंदू आबादी वो कहाँ पर है मेनली। हिंदू आबादी पूरा आपका इंडिया के बॉर्डर सटे हुए इलाके में है। जैसे आपका बंगाल वाले बॉर्डर में आपका देखने को मिलेगा, उस वाले बॉर्डर पे काफ़ी बड़ी 20 लाख के समथिंग वहाँ पे आबादी रहती है। इधर हम देखें तो चिटगांव पोर्ट जो है वहाँ 20 लाख की आबादी है। ऐसी असम वाले बेल्ट पे वहाँ पे 20 लाख की आबादी है। फिर ढक्का में 28 लाख के आसपास हिंदू आबादी है। टोटल हिंदू आबादी वो 2 करोड़ के आसपास है पूरे बांग्लादेश के अंदर। अगर इन एरियाज़ को हम एक स्वायत्त स्टेट बनवा दें तो, जिससे हमेशा के लिए समस्या समाप्त हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक संभावना ये भी मेरे मन में ऐसी उठा कि अगर हम एक्टिव होना ही है तो उस प्रकार से एक्टिव हो जाए कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, आगे के लिए समस्या समाप्त और हमारे लिए एक बफर जोन बन जाए। एक तो ये बात। दूसरा, चलिए ये तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत अग्रेसिव स्टैंड गवर्नमेंट का हो जाएगा। ऐसा करेगी तो फिर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट आपसे होंगे। भी ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, लोग कह रहे हैं बांग्लादेश पर कब्जा करके अपने अंडर ले लो, नहीं नहीं, वो तो जो कि एक, पॉसिबल अभी नहीं है ऐसे, लेकिन लोग कह रहे हैं। हाँ, अग्रेसिव मोड तो ऐसा ऐसा है लोगों का। हाँ, मतलब ये मैं एक ऐसे हम लोग बात करेंगे भाई हिंदुओं के लिए वहाँ पर एक माइनॉरिटीज कमीशन होना चाहिए, तो एक डिमांड ये भी हो सकती है हिंदुओं की ओर से कि भाई हमारे ये एरिया पूरा पूरा है, इसको एक ऑटोनोमस रीजन बना दिया जाए। ये बहुत से देशों में है, जैसे कश्मीर में पहले 370 था, तो उस तरह का कुछ प्रावधान वहाँ पे किया जा सकता है कि ताकि माइनॉरिटी सिक्योरिटी हो सके। भारत उसको बढ़ावा दे सकता है। दूसरा, मुझे लगता है कि जैसे शेख हसीना का बात है, अवामी लीग की जो पार्टी है, मुझे लगता है कि पूरा सपोर्ट हमको करना चाहिए। शेख हसीना का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। अवामी लीग के और भी लीडर भारत में आना चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, तो देना चाहिए। इंडिया को ये क्लियर कट मैसेज देना चाहिए अपने नेबर्स में कि जो भारत के साथ संबंध अच्छा रखेगा तो एनी कॉस्ट भारत उसका साथ देगा। एनी कॉस्ट, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। कोई साथ दे ना दे, लेकिन इंडिया साथ देगा, भारत साथ देगा। और इतनी हिम्मत नहीं है बांग्लादेश फोर्स की या आर्मी की या बांग्लादेश की कि वो भारत पे इस बात पे के लिए हमला कर दे, कुछ कर दे। ये तो हिम्मत पाकिस्तान की भी नहीं है। इस मामले में बहुत सशक्त हैं। चीन इस मामले में बहुत आने वाला नहीं है। अवामी लीग के सपोर्टर वहाँ पे हमारे फेवर में है, ये निश्चित है। और वहाँ पे अवामी लीग, भाई जाहिर सी बात है, जब लगातार बांग्लादेश में अवामी लीग लगातार चुनाव 4 बार जीती, तो ऐसा तो होगा नहीं उसके सपोर्टर नहीं होंगे। सही बात है। निश्चित रूप से होंगे। और वो सपोर्टर सब सेकुलर फैब्रिक वाले हैं। तो इंडिया को एक तो उन पावर्स को बढ़ावा देना चाहिए, भले ही वहाँ पर इस समय थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो उनको बढ़ावा देना चाहिए। कुछ हाल के समय की बात है, चिंताजनक स्थिति इसलिए भी है नम्रता जी, वहाँ पुलिस की नहीं कोई सुन रहा है। पुलिस वहाँ पर है ही नहीं, रोड के ऊपर कहीं भी। वहाँ पूरा जो मोर्चा संभाला हुआ है, पूरा जो इसमें पब्लिक ऑर्डर, पूरा लॉ एंड ऑर्डर, या तो आर्मी ने या पैरामिलिट्री फोर्सेज या स्टूडेंट्स ने। पुलिस के खिलाफ नफरत है पूरी बहुत तरह से, एक न्यायपालिका के प्रति नफरत हो गई। और मैं जजेस हमेशा, ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, जज से इस्तीफा दिलवाया गया। और मैं मान रहा हूँ कि इस प्रकार की अगर स्थिति की बात देखो, आगे भविष्य में देखना होगा। जो आज ये स्टूडेंट लीडर्स हम बात करेंगे, उन्होंने परिवर्तन कर दिया, मोहम्मद यूनुस को बना दिया। 84 साल के मोहम्मद यूनुस है, जो अपना दंगा तक कंट्रोल ढंग से कर पा रहे हैं, कंट्रोल चीज़ों पर नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या दंगे समाप्त कर देंगे, क्या वहाँ पर स्थिति अच्छी बना देंगे। और आप देखिए कि स्टूडेंट लीडरशिप ने जो शुरुआत किया आंदोलन, वो किस लिए किया था? कोटा को लेकर। कोटा पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई इतना परसेंट रहेगा, कम रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, वहीं पे मूवमेंट खत्म हो जाना चाहिए था। मूवमेंट क्या हुआ? फिर शेख हसीना को हटाओ। फिर वो मूवमेंट कहाँ बढ़ा? माइनॉरिटीज पर हमले। ये आंदोलन था। प्रश्न खड़ा होता है, बिल्कुल अलग आंदोलन था और इसका इम्पैक्ट अलग दिख रहा है एकदम। ये। और एक बात मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग, लोग कह रहे हैं कि भारत की जो एजेंसीज का फेलियर है, कि भारत को क्यों जानकारी नहीं मिली भारत सरकार को कि वहाँ पे ऐसा होने वाला है। देखिए, इतना अफरा तफरी में हुआ कि शेख हसीना भी समझ नहीं पाई। मुझे यहाँ तक याद है कि जिस दिन ये शेख हसीना यहाँ पर आई, उससे पहले दिन उनकी मीटिंग हुई आर्मी के सब ऑफिसर से। हाँ, आर्मी के जो ऑफिसर थे वहाँ पे 2 गुट बन गए थे। एक शेख हसीना के समर्थन में बात कर रहे थे, एक विरोधी बात कर रहे लेकिन थे। हम इसे बांग्लादेश की सरकार, शेख हसीना की सरकार अगर मैं कहूँ, उसका तो लूप पोल कह सकते हैं कि नहीं, सेना ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया और आपको अंदर खाने पता ही नहीं लगा कि 2 गुट बन रहे हैं कि 3 गुट बन रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ उसको। मैं जैसे अभी हमने क्या कहा कि बांग्लादेश के अंदर 2 गुट 3 गुट सेना के अंदर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है। क्योंकि पहले भी 75 में मैंने आपको उदाहरण दिए, वहाँ सेना के अंदर तख्ता पलट होना। देखिए, एक तो होता है पॉलिटिशियंस को सेना बदल दे, लेकिन सेना के अंदर गुट होना तो एक आदमी हैबिचुअल होता है, यार ये तो नहीं आता था, ऐसे लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, पॉइंट रखते रहते हैं। लेकिन मेरी मजबूत स्थिति है,
और जो ये आंदोलन हुआ, जो कहा कि हम ढक्का घेरेंगे, पीएम आवास चलेंगे, ये 6 अगस्त का था डिक्लेरेशन, लेकिन आनन फानन में इसको 5 अगस्त में घोषित कर दिया गया। ये 6 अगस्त को होना था प्रोटेस्ट। शेख हसीना के घर के बाहर जो जाना था इनको, आंदोलनकारियों को, वो 6 अगस्त को जाना था। तो इतना अफरा तफरी में हुआ कि वो कोई समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या क्या नहीं है। और जो सेना के अधिकारी पहुंचे शेख हसीना के घर, अब शेख हसीना को अपने दौर याद आ गया कि जो पिताजी के साथ हुआ था शेख मुजीबर, 10 गोली मारी थी उनको, और 40 लोगों, परिवार के भाइयों को, सबको। एक तो बहुत ही छोटा उनका मतलब बच्चा था, 10 से 12 साल का था, शेख मुजीबुर रहमान का, उसको भी मार दिया गया, जबकि उसका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था। स्थिति ये तक हुई थी कि जब मुजीबुर रहमान को दफनाने के लिए गांव में गए, तो उनको जो वजू वगैरह होता है मुस्लिम में, जो मतलब दफनाने से पहले जो होता है, वो तक करने की परमिशन सेना ने दी थी, बड़ी मुश्किल में ली गई। कपड़ा तक कफन में ढकने के लिए नहीं मिला था मुजीबुर रहमान के लिए। तो अब जिस परिवार के साथ इस प्रकार का इंसिडेंट हुआ हो और सेना उसके घर में आके तुम इस्तीफा दो, रिजाइन दो, तो मुझे लगता है कि समझ ही नहीं पाए होंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 45, हालांकि शेख हसीना ने बाद में बोल ही दिया कि मैंने रिजाइन इसलिए दिया कि ऐसा ना हो कि मेरे आधार पर वहाँ पे वो कत्लेआम करे, क्योंकि जब सेना आपको कहे 45 मिनट खाली करो, हाँ, तो उन्होंने वो दबाव में कि ऐसा ना हो कि मैं अगर मना कर दूं तो यहाँ पे मुझको भी मारें और सब लोगों को मारें। और आपने देखा भी पीएम आवास में फिर शेख हसीना के लेकिन साथ मार तो अभी भी रहे हैं वो लोग। नहीं, मार तो रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार के एट्रोसिटी होने की पॉसिबिलिटी थी, जैसे शेख हसीना अभी को अपनी जगह पे उस टाइम उनको जो सही लगा उस समय जो उनको सही लगा। अब हम आज को बात कर रहे हैं, तो आज कह रही है कि मैं आऊंगी दोबारा। बिल्कुल वो भागी नहीं है, वो कह रही मैं दोबारा जाऊंगी, देखूंगी, दोबारा जाऊंगी। और मुझे लगता है दोबारा जाएंगी, बड़े दमखम से जाएंगी। और मुझे नहीं लगता कि जो इस प्रकार की आज प्रेजेंट बात करें, बीएनपी जो बोल रही है कि जो शेख हसीना को आप समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, गलत बात है। इससे हमारे कभी भारत से अच्छे संबंध नहीं हो पाएंगे। तो ये बीएनपी बताएगी हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई हमारे शरण में आ जाता है और हम उसको ऐसे ही बाहर निकाल दें, फिर तो ऐसे जो हमारे यहाँ पे इतने सारे घुसपैठी आए हुए बांग्लादेश से, उन सबको हम निकालें। जबकि शेख हसीना कोई घुसपैठी नहीं आई है, वो बकायदा शॉर्ट नोटिस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला भी है कि उन्होंने रिक्वेस्ट मांगी, हमसे मांगा, हमने उनका वेलकम किया। और बीएनपी हमारे फेवर में कब रही? मैं नम्रता जी जब प्रिपरेशन करता था यूपीएससी की, तो 2006-07 की बात है। उस समय 6 में पीएम हुआ करती थी खालिदा जिया। तो हम लोग पढ़ते थे अखबारों में, क्योंकि उस समय तो सोशल मीडिया था नहीं, हम तो अखबार पढ़ते थे। तो ये आता जब खालिदा जिया भारत विजिट करने के लिए आई, तो हम ये पढ़ते थे कि आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत हुई कि आतंकवाद कैसे कम हो सकता है। अब जब हम पढ़ा रहे हैं तो अंतर क्या है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में? अब हम ये पढ़ते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में नए साइन हुए, फलाना पोर्ट मिला, फलाना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ, आतंकवाद का शब्द हट चुका था। तो मेरे लिए कौन बेटर सरकार है, शेख हसीना, खालिदा जिया? हम खालिदा जिया की सुनेंगे, शेख हसीना की सुनेंगे? बी प्रैक्टिकल, फॉरेन पॉलिसी इसी को बोलते हैं। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात है कि वहाँ बीएनपी, जमात इस्लामी जैसे संगठन अगर आते हैं, तो वो एक चिंता की बात भारत के लिए बनती जरूर है। शेख हसीना का भविष्य क्या दिखता है? वो तो कह रही है वापस लौटेंगी, और मुझे लगता है निश्चित से लौटेंगे भी, और भारत इसमें उनको पूरा सपोर्ट भी करेगा, हर तरह सपोर्ट करेगा। आपको मैं जानकारी दूं, जैसा अब मैं बातें बता नहीं सकता पूर्ण रूप से, मेरे कई मित्र हैं जो अलग अलग जगह कार्यरत हैं, अधिकारी भी हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं। ये तक था कि हमारी एयरफोर्स तैयार थी शेख हसीना को बचाने के लिए, जाने के लिए बांग्लादेश में 3 तरफ से एंट्री करने का प्रोग्राम था। इस हद तक हम शेख हसीना को सपोर्ट करने के समर्थन में थे, और मैं मानता हूँ ये बहुत सही स्टैंड था इंडियन गवर्नमेंट। बिल्कुल, हमने मैसेज दिया है दुनिया को, साथ खोल से पड़ोसी को, भाई हमारे साथ खड़े तो मैं नहीं हाउस को सपोर्ट करेंगे। आप देखिए कि मैं कहता हूँ कि अगर 3 बॉर्डर से हम पे अटैक होंगे तो हमें कौन सुरक्षा देगा? तो हमें तो बिल्कुल पूर्ण रूप से बांग्लादेश को साथ लेना चाहिए। और मैंने क्या कहा आपको, सबसे बड़ा बॉर्डर है, नॉर्थ ईस्ट है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, नेपाल से संबंध अच्छे नहीं है। एक बार आप मैप पे देखेंगे तो आपका एकदम दिमाग घूम जाएगा। इधर आपका बांग्लादेश, सिलीगुड़ी कॉरिडोर केवल 18 किलोमीटर का है, मिनट नहीं लगेगी। डोकलाम पे चीन बैठा है ऑलरेडी, डोकलाम के पास में। अब भूटान के साथ जो हमारा पूरा क्लैश हुआ था इनका, चीन का भूटान, जिसमें हम लोग गए थे, 72 डेज का हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था, डोकलाम पे हुआ था। चुम्बी वैली में बैठा हुआ है चीन, तो उसको मिनट नहीं लगेगी। वो मुश्किल से 10-15 मिनट का खेल है उसके लिए। अगर बांग्लादेश में एंट्री है तो कट करके पूरा नॉर्थ ईस्ट मारा जाएगा। हमारे लिए कितना सेंसिटिव है बांग्लादेश, शायद लोग इस बात को समझ नहीं रहे, इतना ज़्यादा सेंसिटिव है। और पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी चली, उसमें बांग्लादेश और साथ में आपका म्यांमार, दोनों का बहुत बड़ा रोल था। म्यांमार में जब जुंटा गवर्नमेंट थी, तो जुंटा गवर्नमेंट ने अपना, उनका एक प्रोविंस है सगाइंग, उसको फ्री होल्ड किया हुआ था भारत के इंसर्जन ग्रुप्स को। तुम जितना चाहो इंडिया में एक्टिविटीज़ करो और आके फिर यहाँ पे छिप जाओ, तुम्हें संरक्षण देंगे। यही काम बीएनपी ने किया हुआ था अपने यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर। बंग सेना, उल्फा, ये सारे संगठन जो हैं पूरे एक्टिव थे असम और पश्चिम बंगाल के अंदर।
तो बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी की भूमिका क्या हो सकती है? खालिदा जिया के बेटे से अगर वो मुलाकात करते हैं, इस तरह की खबरें हैं। देखिए, अब ये खबर कितनी सही है गलत है मैं भी नहीं जानता, लेकिन बांग्लादेश के पत्रकार ने इस प्रकार का दावा किया और फिर हम देखते हैं बीजेपी की ओर से इस बात को उठाया भी गया। एक तो मैं मानता हूं कि देखिए, विपक्षी कुछ दूसरे देश के विपक्षी नेता का हमारे देश के विपक्षी नेता से मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है, मिलना हो सकता है। इसमें मैं ये नहीं मानता कि वो गलत बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा बीएनपी एंटी इंडिया है, लेकिन अल्ट्रा नेशनलिस्ट भी है बांग्लादेश के लिए। हम उसको बहुत ही एंटी देखें कि इंडिया के एंटी, जमात इस्लामी एक आतंकवादी तरीके से काम करता है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ये है कि सारे हिंदू यहाँ से निकलने चाहिए, और केवल वो हिंदू ही नहीं, वो एंटी इंडियन हो, कहते पूरे इंडिया में हमारा कब्जा होना चाहिए। अच्छा। वो तो उसी सेंटिमेंट से बात कर रहे हैं कि ये पूरा भारत जो है हमारा ही था, हम यहाँ पर रूल करते, ब्रिटिश हमसे छीना, हमारा दायित्व है कि हम दोबारा से कब्जा करें, दारू हम इसको अब बनाए। तो उनके वक्त तो वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन बीएनपी को मैं कहूँगा अल्ट्रा नेशनलिस्ट, एंटी इंडिया तो है। जैसे आपको हम बात करें मौजूद साहब को है, मौजूद साहब चीन को लेके चल रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई देश ये कहता है कि हमारे यहाँ कोई और देश की सेना नहीं होनी चाहिए, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है भाई, हर कोई देश अपने सोवरेंटी की बात कर सकता है। हमें दुख तब होता है कि मौजू हमको हटा के चीन की सेना को बुला ले, तो हमको तनाव होगा यार तुमने हमसे बदमाशी की है। हालांकि अब ये भी हम कह सकते हैं भाई एक देश की सोवरेंटी है, वो चाहे किसी को चूज करे, लेकिन होता ही है कि भाई हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, नेशनल जब हम बात करें या इंटरनेशनल जब हम बात करें, तो इंटरनेशनल में नैतिकता जैसी बातें नहीं होती, देखा जाता है कि अपना इंटरेस्ट कौन साध रहा है। तो बांग्लादेश हमसे अपना इंटरेस्ट साध रहा था, उससे हम अपना इंटरेस्ट साध रहे थे। तो एक तो मैं कहूँगा कि शेख हसीना को लेकर पूरा इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए हर तरीके से। उनका फ्यूचर मुझे नहीं लग रहा कि वो दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल का जो हंगामा है, हाल का बरपा हुआ है, भविष्य में चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार की गवर्नमेंट बनाने की बातें हो रही हैं वो बहुत लंबी चल पाएगी। लेकिन साथ ही इंडिया को अपनी भी फॉरेन पॉलिसी में, चाहे वो बीएनपी, देखिए बीएनपी में ऐसे नहीं कि सारे एंटी इंडिया होंगे, वहाँ भी बहुत सारे। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, चाहे अवामी लीग हो या बीएनपी हो या आपका सेना हो, सब में अलग अलग घड़े हैं। तो बीएनपी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सॉफ्ट रूप से इंडिया को लाइक करते हैं, उनसे भी इंडिया को थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ानी चाहिए। शेख हसीना को सपोर्ट भी करना चाहिए, अवामी लीग को सपोर्ट करना चाहिए, यहाँ तक कि हिंदू जो वहाँ से आएँ उनको शरण देने के बारे में विचार करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि अगर वो बॉर्डर पर इस प्रकार का हम अपनी फोर्स के साथ में मिलकर और बांग्लादेश के साथ करके उस प्रकार का हिंदुओं के लिए एक जोन ऐसा प्रकार बना दिया जाए कि हम ये कहें जब तक नॉर्मलाइज चीज़ें नहीं होती और हिंदुओं को उनके राइट्स नहीं मिलते, तो मुझे लगता है कि उस प्रकार के स्टेप लेकर अगर भारत बढ़े और इसमें अवामी लीग का सपोर्ट मिले तो चीज़ें बहुत बदल सकती हैं। बांग्लादेश में एक देश में दो देश जैसे बन सकते हैं। तो विपक्षी नेता का मिलना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बीएनपी के साथ मिलने के बाद में और उसके घटना के बाद, क्योंकि देखिए 2 दिन पहले ही जब ये इंसिडेंट हो, उसके 2 दिन बाद और अभी 1 दिन पहले जो जमात इस्लामी हिंद के लीडर हैं, नेता हैं, वो राहुल गांधी से मिलते हैं। उसके बाद दिल्ली में प्रदर्शन होता है, किसको लेकर? गाजा को लेकर, अगेंस्ट ऑफ इसराइल। बांग्लादेश के अगेंस्ट क्यों नहीं? क्वेश्चन ये बनते हैं कि जब सलमान खुर्शीद इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं कि बांग्लादेश जैसे हालत भारत में भी हो सकते हैं, तब कहीं ना कहीं डाउट होता है कि कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस ने भी इसमें। अब मुझे पूछते हैं कि सर कांग्रेस तो पावर में नहीं है, कांग्रेस क्या कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। देखिए सारा खेल किसका है? नैरेटिव का है, और सारा खेल किसका है? जनमत का है। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस को पसंद करने वाले लोग नहीं है। बिल्कुल। और कांग्रेस, अगर राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं हमको शेख हसीना को भारत से बाहर निकाल देना चाहिए, भारत में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें कांग्रेसी कि शेख हसीना को वापस भेजो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें बांग्लादेश रिश्ते खराब नहीं करने हैं। अब ये कांग्रेस ऐसा कर दे तो क्या करेगी भारत सरकार? फिर जो बीजेपी के सपोर्टर वो उतरेंगे हमको शेख हसीना को भारत में रखना है। तो ये तो हो सकता है ना विपक्ष की ओर से। और जिस प्रकार से आज विपक्ष के तेवर हैं, आप देखिए जया बच्चन वाला प्रकरण कि किस प्रकार का तेवर है। जो नाम अगर ओरिजिनल नाम की जगह ले दिया गया, मेरा नाम निपुण आलम बैनर को मुझे कहेगा निपुण, भाई मेरा नाम पूरा लो, मैं तो चाहूंगा जैसे मेरा जो नाम मेरा लिखा है वो मेरा पेपर में जो नाम वो लिया जाए। उस पर गुस्सा हो जा रहे हैं, उस पर तनाव कि हम तुम्हें हटा देंगे, तुम्हारे खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाई कराएंगे, तुम्हें कुर्सी से हटाएंगे, उस पर नाराज हो जा रहे हैं। तो जो तेवर आज विपक्ष के हैं
उस तेवर में बड़ा मामला है। 99 सीटें आ गई है ना इनकी, हाँ, नहीं कांग्रेस बात की। देखिए 99 सीट की कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। हाँ हाल अभी देखो कॉन्फिडेंस 99 सीट में बढ़ जाना मैं इसको बड़ी बात मानता हूँ। पर हाँ, जिस कांग्रेस को ये मान रहे थे कि अब वो भविष्य में कभी नहीं आएगी और पास्ट की बात हो जाएगी, उसके लिए 99 आ जाना एक बड़ी बात है। ये इसलिए मैं बड़े और मैं मानता हूँ कि मुद्दा विपक्ष मजबूत बनाए, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भी निभाए। और मैं मान रहा हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट ने मोदी सरकार का बहुत रवैया बदला है। जैसे बांग्लादेश के मामले में देखिए सर्वदलीय बैठक बुलाई बीजेपी ने, पहली बार मैं देख रहा हूँ उस प्रकार का नेचर। अभी जो वक्फ बोर्ड वाला मैटर हुआ उस पर आपका जेपीसी को भेजा, तो चीज़ें बदले हैं, वो भी समझें कि चीज़ें बदली हैं, तो उस हिसाब से वो काम भी कर रहे हैं। तो विपक्ष को भी इस प्रकार से काम करना चाहिए। अच्छा, मैं बांग्लादेश से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछने वाली थी। वक्फ बोर्ड का आपने जिक्र कर दिया, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए मेरा तो बहुत सिंपल सोचना है, ये हालांकि बहुत बड़ा विषय आपने बड़ा मुद्दा उठाया। और हाँ, मैं दर्शकों को बता दूं कि इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, 1.5 घंटे का पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन बस आपकी प्रतिक्रिया, फिर आगे बढ़ो। हाँ, मैं इस पर एक प्रतिक्रिया से यही दूंगा। देखिए वक्फ बोर्ड हो या कोई भी हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। और संविधान ये कहता है कि मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी, कोई एक जगह है, उस पर दो परस्पर दावे हैं, एक आपने दावा किया, मैंने दावा किया, तो दोनों को राइट्स होना चाहिए अपनी बातों को रखने का। यहाँ पे वो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट खराब हो रहा है कि केवल आपको क्या करना है, वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया ये संपत्ति हमारी है, अब उसको कोई जस्टिफाई नहीं करना है, जस्टिफाई करना है आपको। तो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट गड़बड़ होता है, पहली बात। और दूसरा, और भी तो भारत में कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी है, बुद्ध कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियंस हैं, सबके लिए फिर ऐसे बोर्ड होने चाहिए? सबके लिए तो नहीं है। तो एक खास कम्युनिटी को ऐसा राइट क्यों देना? ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान जो है कहता है कि भारत में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। और फिर जो सेकुलर कॉन्सेप्ट हमारा बोलते हैं, इसको हम सेकुलरिज्म बोलते हैं। सेकुलरिज्म भी ये कहता है सर्वधर्म समभाव नीति, सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार। तो किसी एक खास वर्ग को इस प्रकार का अधिकार क्यों देना? तो यूसीसी यहाँ पर अगर हो तो फिर बात खत्म हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी मस्जिद है या आपका मंदिर है या आपका चर्च है, गुरुद्वारा है। अब जो इस प्रकार के दावे सुनने मिलते हैं कि 1500 साल पुराना तमिलनाडु के मंदिर में, जब वक्फ बोर्ड था भी नहीं, उस पर दावा कर देना। पूरा का पूरा गांव वक्फ बोर्ड का हो गया, पूरा गांव का 18 ऐसे और भी वहां पे गांव के दावे कर देना। ताजमहल के ऊपर दावा कर देना। चलिए हम ताजमहल पे आप मतलब चलो मान लेते हैं, ये हाल की बात है, लेकिन 1500 साल पुराना मंदिर पे कैसे दावा कर सकते हैं? 1600 साल पुराना इस्लाम है, और वो 15 साल पहले कोई मंदिर आपको दान में दे दिया। वक्फ का मतलब क्या है? दान। दान। अब 1500 साल पुराना मंदिर आपको कौन दावे में दे, और आपको कैसे पता चला आपको दान में दिया हो? किसने बताया आपको दान में दिया 15 साल पुराना मंदिर? आप कैसे करेंगे? बस आपने कह दिया इसलिए हो गया। ये थोड़ा सा मामले हैं, लेकिन विस्तार के विषय में थोड़ा सा कि राजस्व जो हमारा एक्ट है, जो हमारा रेवेन्यू एक्ट है, बहुत सारे एक्ट हैं इसमें, 1954 में जो बना, विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं तो आपके पास प्रतिक्रिया लेना चाह रही थी। जी जी। वापस मुद्दे पर आते हैं। बांग्लादेश से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये था, जिस तरीके से वहां पे पूरा प्रकरण हुआ और माइनॉरिटीज को पूरा निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर हम देख ही रहे हैं, टीवी और यूट्यूब की दुनिया में तो हम नहीं दिखा पा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन आप ट्विटर पर चले जाइए, जो अब एक्स हो गया है, आप इंस्टाग्राम पर चले जाइए, मतलब ऐसे वीडियोज हैं जो डरा रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि दुनिया के बाकी देशों पर इसका असर पड़े? और अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो यहाँ की माइनॉरिटीज को कोई डर की भावना नहीं है कि मतलब देखिए, भड़कने को तो कोई भी मेजोरिटी कहीं भी भड़क सकती है, जो पूरी तरीके से गलत है। यहाँ के माइनॉरिटीज सेफ हैं? देखिए भारत में माइनॉरिटीज सेफ है, या डाटा से आप देख लीजिए, आंकड़ों से आप देख लीजिए। आंकड़े क्या कहते हैं कि भारत में जो माइनॉरिटीज थी उनकी संख्या क्या थी आज़ादी के समय, और आज किस प्रकार की उनकी संख्या है। हमारे यहाँ माइनॉरिटीज पीएम बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, अनेकों पदों पे रहे हैं। प्रेसिडेंट कलाम साहब रहे, जाकिर हुसैन साहब रहे, मुस्लिम ही थे दोनों। फिर हम देखें कि हमारा जो बात करें पीएम मनमोहन सिंह साहब रहे। ठीक है, वो कहते हैं कि वो तो सिख कम्युनिटी से रहे, लेकिन माइनॉरिटी से रहे, माइनॉरिटी से रहे। तो ऐसे हम देखें तो बहुत सारे, अब राष्ट्रपति हम देखें ज्ञानी जैल सिंह रहे, जो माइनॉरिटी से, सरदार भाई थे अपने सिख कम्युनिटी से थे। तो भारत में किसी आधार पर माइनॉरिटीज़ को अगर हम ये कहें कि भारत में माइनॉरिटीज़ अनसिक्योर हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य कि मैं वो पढ़ रहा था, जो एक ऐसी जैसे वो मीम चलते हैं कि देखिए 56 देश को छोड़कर, जो आपने शायद अभी कहा अपने स्टार्टिंग में
कि 56 इस्लामिक मुल्क को छोड़कर शेख हसीना ने भारत को ही चुना, 57 और 57 देशों को छोड़कर शेख हसीना ने भारत को ही चुना, वो किसी और इस्लामिक नेशन में नहीं गई। तो भारत इतना सेफ है कि भारत का जो सोशल फैब्रिक है वो बहुत ही लिबरल फैब्रिक है। ठीक है, वो चलता है, सब बातें हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जिसने पूरे भारत में आग लगाई हो, जो आज बांग्लादेश में ऐसी आग लगी हुई है। कोई घटना 90 में जब बाबरी मस्जिद भी हुई थी तब भी घटना हुई, लेकिन इस तरह के हालात नहीं थे कि पूरे भारत के, मतलब देखिए 64 जिले हैं बांग्लादेश के, 45 जिलों में दंगे हो रहे हैं अगेंस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि लगभग लगभग अब 3/4 से ज़्यादा। क्या भारत में कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। तो भारत में माइनॉरिटीज के लिए इस प्रकार की बातें है ही नहीं। और मैं ये कहूँगा कि देखिए, जो हमने सीए लो लेकर आए, सीए लेकर आए थे, वो इसलिए तो लेकर आए थे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो लेकर आए थे 2019 में, जो आया था, अभी 2024 में जो लागू हुआ, जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान को, तीनों को जो बुलाने की बात थी, वो इसलिए हम लोग लेकर आए थे कि इस प्रकार से माइनॉरिटी से अत्याचार। अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज बिल्कुल ख़त्म है, ना सिख वहाँ पे, ना हिंदू वहाँ पर हैं। पाकिस्तान में बहुत कम रह गए, 2.5% करीब, अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 2.5% या 1.6% आबादी है पाकिस्तान के अंदर। और पूरी जो आपका बांग्लादेश के अंदर तो आप देखिए कहाँ 20% के आसपास, आज रह गए कितने रह गए आपके 8%। तो ये डाटा दिखा रहा है, भारत में तो ऐसा नहीं है। हम कैसे आप कह दें? और बाकी तो झगड़े होते हैं, झगड़े तो हिंदुओं के अंदर जाति जाति के बीच में झगड़े होते हैं, तो कास्ट कास्ट के बीच में आपके राइट्स होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि तालिबान, जमात, अल-कायदा, इनमें कोई आपस में लिंक है क्या? बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न। देखिए, एक तो चाहे वो तालिबान हो या जमात हो, जमात इस्लामी को अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, मैं इनकी वेबसाइट पे परसों मैं बैठा था तो मैंने पूरे इनकी वेबसाइट को स्टडी किया, क्योंकि मैं क्लास में मुझे पढ़ाना था ये टॉपिक बांग्लादेश का, तो बच्चों को मैंने पूरा बताया। तो इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बताई है कि हम एक तो पैन इस्लामाबाद को बात करते हैं। पैन इस्लामाबाद मतलब ये कहता है कि पूरी धरती जो है वो अल्लाह की है, और अल्लाह का यहाँ पे जो प्रतिनिधि है, यहाँ का जो राजा होगा, किंग होगा, वो खलीफा होगा। अच्छा। तो चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो अलकायदा हो, जितने भी इस तरह के रेडिकल ग्रुप्स हैं, ये पैन इस्लामाबाद को लेके चलते हैं कि पूरी धरती जो है अल्लाह की, और अल्लाह के यहाँ पर कौन होगा? खलीफा होगा। एक तो ये सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, मुस्लिम ब्रदरहुड जो वेस्ट एशिया में हुआ था, उससे इसके लिंक है, चाहे वो तालिबान के हों चाहे वो इसके जमात इस्लामी के हों। जमात इस्लामी अब 4 भागों में बटा हुआ है। जब पार्टीशन से 1941 में लाहौर में ही बना था। आज इसके 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक है जमात इस्लामी हिंद, एक है जमात इस्लामी पाकिस्तान, एक है जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर, एक है जमात इस्लामी बांग्लादेश। इन चारों के आपस में रिलेशंस भी हैं, चारों काम भी कर रहे हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मैं फील कर रहा हूँ, जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है अफगानिस्तान के अंदर, तब से जितने रेडिकल ग्रुप्स हैं, इनमें क्या अलग तरह की जान सी आई है कि हम भी कर सकते हैं। जब तालिबान एक रेडिकल ग्रुप इस पावर में आ सकता है, तो हम भी आ सकते हैं। उस प्रकार का एक जान फूकी है तालिबान के आ जाने से। आप देखिए कि जो आपका पाकिस्तान तालिबान, जिसको टीटीपी के नाम से हम जानते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में लगातार उसने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। इधर आप देखिए जमात इस्लामी की हम बात करें, और भी जो इस प्रकार के जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, वो सब बहुत एक्टिव आपको दिखाई देंगे इन दिनों। चाहे वो आप हमास की बात करो, आप हिजबुल्लाह की बात करो, जितने रेडिकल ग्रुप्स हैं, कहा कि जब एक सक्सेस रूप से, क्योंकि जैसे ISIS ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो कामयाब नहीं रहा, लेकिन तालिबान कामयाब हो रहा है। पिछले 4 साल से कोई बवाल नहीं, पूरी दुनिया में आपको तालिबान को लेकर कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। भारत भी भाई फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी नहीं गए, लेकिन हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी वो तालिबान विजिट करने भी गए। तालिबान को चीन अपने यहाँ बुला भी रहा है कि भैया आओ बैठ के बात करते हैं कैसे कैसे सुधरेंगे, और तालिबान की हमारे अगेंस्ट कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो जब कोई ऐसा रेडिकल ग्रुप पावर में आ सकता है, दुनिया उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट सी करने लगी है। खुद अमेरिका तालिबान को पावर देकर के, एक तरह से देखा जाए तो, अभी आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात, मुझे अमेरिका का क्या रोल हो सकता है, यहाँ मुझे बात याद आ गई कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान इसी मामले में, तो एक तो तालिबान से मैंने कहा कि तालिबान ने इनको कहीं ना कहीं एक मॉरल बूस्ट दिया है, और ये सारे रेडिकल ग्रुप्स को आधार बनाकर, एक आइडियल बनाकर कि जब वो कर सकता है हम भी कर सकते हैं, तो ये मॉरल बूस्ट इनको जरूर मिला है, और आइडियोलॉजिकल सब सेम हो जाते हैं। अमेरिका की जब हम बात करें, अमेरिका का हाथ हो सकता है। एक्चुअली अमेरिका तो पाकिस्तान के बाद जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ,
तो अमेरिका तो तब से ही क्या है, एकदम बांग्लादेश के एंटी रहा है। तो उसको तो एक आइलैंड चाहिए था ना, जिसपे पूरा विवाद था। शेख हसीना ने तो बता दिया सीधा सीधा कि हाथ है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो आइलैंड की हम बात करते हैं, सेंट मार्टिन आइलैंड वो है। हाँ। और वो, मुझको थोड़ा सा आइलैंड का बता दूं आपको, वो बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में अवस्थित है। म्यांमार भी उस पर अपना दावा करता है, और म्यांमार कई बार अपनी फोर्स को भेजकर वहाँ गोलीबारी भी करवा चुका है, खाली करवाने के लिए बंगालियों पे, मतलब बांग्लादेश की फोर्स के ऊपर। फिर बांग्लादेश की फोर्स भगा देती है उनको, बातें लगे, लेकिन कई बार इनकी फायरिंग भी हो चुकी दोनों आपस में। कब्जे में किसके, वो आपका बांग्लादेश के कब्जे में है। अमेरिका चाहता है, और अमेरिका अब से नहीं, अमेरिका तो 47 के बाद से ही चाहता है कि दक्षिण, ये पूरा जो हमारा इंडियन ओशन है, इसमें मेरी क्या हो, एक अच्छी खासी घुसपैठ और घुसपैठ चिपकड़ हो हो। जाए, मेरी सेना वहां तैनात हो। हाँ, अब उसने हालांकि कर रखा है अपना कंट्रोल। आप देखेंगे तो श्रीलंका और मालदीव के साउथ में जाएंगे तो डियोगासिया एक आइलैंड है, उसको उसने कब्जा, वहाँ पर उसकी नेवी वहाँ पे रहती है। वो बे ऑफ बंगाल में भी चाहता है कि मेरी अपनी एक पकड़ रहे यहाँ पर, मुझे अगर ये सेंट मार्टिन आइलैंड मिल जाए तो यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ चीन को। एक्चुअली हो क्या रहा है, अमेरिका को ये लग रहा है हाल के दिनों में कि जिस प्रकार से क्या हो रहा है कि अमेरिका, चीन जिस प्रकार से लगातार अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहा है पूरे इंडियन ओशन के अंदर और पूरा हर देश के अंदर। आप देखिए म्यांमार में सितवे पोर्ट, कोको आइलैंड म्यांमार का, वो चीन के पास में है। बांग्लादेश का चिटगांव पोर्ट है। श्रीलंका का आप देखें तो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है। मालदीव तो काफ़ी सारे पोर्ट है। इसके बाद आपका पाकिस्तान का आप देखें तो गवादर पोर्ट है। तो जिस ईरान के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, तो लगातार वो जिस प्रकार से बना रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है वो फेल हो रही है। उसमें अमेरिका सोचती है कि अगर हम भारत को पुश करेंगे, भारत को बहुत ज़्यादा फंड करें या भारत को हर तरीके से सपोर्ट करें, तो भारत हमारा क्या बन सकता है, एक अच्छा अलाई बन सकता है जो हम चीन के सामने खड़ा कर दें। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि अमेरिका चाहता है कि भारत मेरा पिछलग्गू बने, और भारत चाहता है पिछलुग्गू नहीं, मैं तुम्हारा मित्र बनूंगा। मित्र बनने को तैयार हूँ, हाथ मिला के बाद कंधे पे हाथ नहीं रखोगे तुम मेरे, सिंपल सी बात है। अमेरिका चाहता है छोटे भाई की तरह, लेकिन भारत उसके लिए तैयार नहीं चाहता, होता है। अब पाकिस्तान इसलिए जरूरी है अमेरिका को, क्योंकि भारत तो इस प्रकार का रवैया रखता नहीं। भारत तो कहता है, पहले नाम की बात करता था। भारत की जो पहली पॉलिसी रही वो नाम जैसी रही, गुटनिरपेक्ष वाली। आज भारत की पॉलिसी ये है मल्टी एंगेजमेंट। पहले भारत कहता था हम किसी गुट में नहीं जाएंगे, आज क्या बोलते हैं, हम सब गुट में जाएंगे, हम किसी के शत्रु नहीं, हम सबके हैं। आज भारत की पॉलिसी है मल्टी एंगेजमेंट, हम सबसे दोस्ती करेंगे, इसको मल्टी एंगेजमेंट बोलते हैं, पॉलिसी लेके चल रहा है। शेख हसीना नैम पॉलिसी लेके चल रही थी। अब वो कहती ना तो हम चीन के खेमे में जाएंगे, ना हम अमेरिका के खेमे में जाएंगे, हम नेशनल इंटरेस्ट पे काम करेंगे। हमें अमेरिका से जरूरत है, हम अमेरिका से लेंगे, हमें चीन से लेंगे। भारत तो हमारा मित्र है, भारत को मित्र मानती थी। अमेरिका को यही बात नागवार गुजरती थी कि हम कुछ कह रहे हैं तो हमारी बात सुन नहीं रही हो, और भारत नहीं सुन रहा है। अमेरिका को लगता था कि भारत नहीं सुन रहा, भारत का आकार बड़ा है, भारत की फोर्स बड़ी है, कल कोई बांग्लादेश नहीं हमारी सुन रहा है। तो एक ईगो भी अमेरिका में रहता है हमेशा, चाहे वो 71 के देखिए, अब जो 75 में शेख मुजीबुर रहमान का एसिनेशन हुआ, तो कई सारी किताबें इसमें लिखी गई है कि उसमें कहीं ना कहीं CIA की भूमिका थी, जो 75 में एसिनेशन हुआ। आज भी हम देखें तो आज खुद से किसी ने कहा कि सेंट मार्टिन आइलैंड देते तो बात होती। तो अमेरिका अपने इंटरेस्ट में, और मुझे लगता है कि चीन का भी कह दे कि चीन के साथ क्या है, चीन को ये लगता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मैनेज करना चीन के लिए टफ होता है। लेकिन जहाँ जहाँ आप देखिए, जितनी दुनिया में जहाँ जहाँ डिक्टेटरशिप है, चीन के संबंध वहाँ सबसे अच्छे हैं। आप ईरान में जाइए, ईरान में हालांकि डेमोक्रेसी है, लेकिन नामात्र की डेमोक्रेसी है। सारी शक्तियाँ तो वहाँ खुमैनी के पास में है। वही तय करेगा कि चुनाव प्रेसिडेंट कौन लड़ेगा, जिसको वो करेंगे, वो पेजिशियान को, मतलब किस प्रकार से चुनाव जीते वहाँ पर। तो जहाँ जहाँ आप देखेंगे, चाहे वो पाकिस्तान की आप बात करें, अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान में जब हामिद करजई की सरकार थी या गिन्नी की सरकार थी, तो चीन के संबंध अच्छे थे, हमारे संबंध अच्छे थे। लेकिन जहाँ जहाँ डेमोक्रेटिक की जगह आपका डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होगी, चीन ये समझता है ऐसी गवर्नमेंट को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है। तो चीन का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और खासतौर जमात को भी एक्टिव करने में रोल हो सकता है चीन का। तो मैं अमेरिका ही नहीं, मैं चीन की ओर भी देख रहा हूँ कि चीन का भी इसमें, हालांकि बहुत सी बातें जो समय के साथ खुलेंगी, पता चलेगा क्या क्या इनसाइड स्टोरी रही। लेकिन जब शेख हसीना खुद अमेरिका का बड़ा हाथ कह रही हैं, तो मैं इस बात को मानूंगा। लेकिन हाल के दिनों में चीन के साथ भी शेख हसीना का तनाव बढ़ा था। अभी जब भारत वो विजिट करने के लिए आई थी, अभी बात है 1-2 महीने पहले की बात है, उसके बाद चीन विजिट करने के लिए गई थी, और वहाँ पर एक मोगला पोर्ट को लेकर डील होनी थी। अभी की बात है, 15 दिन पहली बात होगी, मुश्किल से 5 अगस्त से 10 दिन पहले की बात होगी।
वो जो मीटिंग थी उस मीटिंग को बीच में छोड़ के शेख हसीना आ गई थी और आते ही मोगला पोर्ट इंडिया को दे दिया था। ये 10 दिन पहली बात है। अच्छा। तो चीन मोगला पोर्ट को चाहता था। चिटगांव पोर्ट है बांग्लादेश के, हम देखें तो बांग्लादेश के पड़ेगा आपका ईस्ट की ओर, वेस्ट की ओर बांग्लादेश से हम बात करें, इंडिया के नज़दीक पड़ेगा मोगला, फिर से चिटगांव पोर्ट पड़ता है, हमारे त्रिपुरा के पास पड़ता है। तो मोगला पोर्ट आज इंडिया को मिल गई। इस बात से चीन चिड़ा हुआ था और चीन को क्या लगता है कि अगर बांग्लादेश मेरे पास में आता है तो मैं तो भारत का कभी भी क्या कर सकता हूँ, चिकन नेक दबा सकता हूँ। क्योंकि चीन के लिए बहुत बड़ी समस्या है इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन में मलक्का स्टेट हमारे अंडमान निकोबार के साउथ में है, और मलक्का स्टेट से ही चीन का सारा व्यापार जो भी इंडियन ओशन से दक्षिण चीन सागर जुड़ रहा है वो मलक्का स्टेट से जुड़ रहा है। तो यानी सिर्फ एक अकेले अमेरिका पे फोकस करना थोड़ा सा अभी, हाँ, थोड़ा चीन की तरफ भी जाना होगा, पाकिस्तान भी ISI। हाँ बिल्कुल, वो तो आपने पूरा विस्तार से एकदम समझाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक टॉपिक्स कवर हो गए हैं। बांग्लादेश को हम विस्तार से समझना चाहते थे और दर्शक लगातार जो भी हम बांग्लादेश की स्टोरीज डालते थे उसमें कुछ ना कुछ सवाल आते थे। मुझे लगता है कि बहुत हद तक वो कवर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ छूटा है तो आप इस इंटरव्यू के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि सर का तो अब आना जाना लगातार रहेगा, क्योंकि टॉपिक्स देखिए अगर ऐसे चुनते हैं तो आपको भी समझने में आसानी होगी, हमें समझाने में आसानी होगी। तो सर पहली बात तो शुक्रिया कि आप टाइम निकाल कर आए, और मुझे लगता है कि अगर कुछ सवाल छूट गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने सवाल बताइएगा, उसको हम अगले सेशन में जरूर लेंगे। और सर अगले टॉपिक में मुझे लगता है 2-3 टॉपिक्स और कवर करेंगे, और वो टॉपिक्स कौन कौन से होंगे ये आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बहरहाल ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कॉन्वर्सेशन कैसी लगी, जरूर बताइएगा। सर अगेन थैंक यू, और आपका भी इस इंटरव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद।